गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होशियार बालक में आपका स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान का जो सीरीज 3 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी, वॉटसन, CH हॉल, स्किनर। तो इसका आंसर आएगा जॉन डीवी। जॉन डीवी जो है वो मनोवैज्ञानिक नहीं है, वो हमारे बायोलॉजिस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। पठन अक्षमता, ठीक है, डिसलेक्सिया, लेखन अक्षमता, डिस डिस्प्राफिया, गणितीय अक्षमता, डिस्प्रेक्सिया, गति समन्वय अक्षमता, डिसलेक्सिया। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारा पठन अक्षमता। ठीक है, क्योंकि पढ़ने और समझने में उसे कठिनाई हो रही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? बालकों को मानसिक अवस्था का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में और पशुओं के प्रयोग में। ठीक है, तो मनोविज्ञान जो है वो उपयोगी नहीं है पशुओं के प्रयोग में। पशुओं के लिए मनोविज्ञान का उपयोग नहीं किया, जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो इन्होंने स्पेशल दिया शिक्षा मनोविज्ञान। सब शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों, छात्रों और बालकों के ही ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया था? पावलो, स्किनर, फ्रॉयड, यूंग। तो इसका आंसर आएगा यूंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 जो है हमें यहाँ पर दे रखा है, सूची 1 सूची 2 में सुमेलित कीजिए, यानी इन्हें सुमेल करना है और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से हमारे ऑप्शन है? जॉन डीवी, टिकनर, कॉफका, वॉटसन, और यहाँ है गेस्टाल्ट, संरचनावाद, कृत्यवाद, व्यवहारवाद। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास जॉन डीवी। तो जो जॉन डीवी है उन्होंने कृत्यवाद के बारे में बताया था। ठीक है, और टिकनर, जिन्हें हम टिंचनेर भी बोलते हैं, ठीक है, तो इन्होंने किसके बारे में बताया था हमें? इन्होंने हमें बताया था संरचनावाद के बारे में। कॉफका ने हमें बताया है, यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास गेस्टाल्ट। वॉटसन ने हमें व्यवहारवाद दिया है। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा ये 4th ऑप्शन रहेगा। ठीक है, हम इस तरह से इसको कर लेंगे, स ब अ द, स ब अ द, इसका स, इसका ब, और इसका अ, और इसका द। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रमांक और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो ये विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, विकास वंशानुक्रमा और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता नहीं है, विकास के सिद्धांत के अंदर ये नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 93, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है किससे है? शिक्षक से है, शिक्षण से है, या शिक्षण की विधि से है, कक्षा वातावरण से है, विद्यार्थी से है, या सभी से है? तो ये सभी उत्तर आएगा इसका। सभी से हमारा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 94, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। पुस्तकों से उत्तरों को लिखवाने पर बल देना चाहिए, सामूहिक गतिविधि के बजाय व्यक्तित्व अधिगम पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, या प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो सबसे अच्छा जो है इसका ऑप्शन वो हमारा 4th रहेगा, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। ठीक है, प्रभावशाली अध्यापिका का ये गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान किसका है? आत्मनिरीक्षण का, वास्तुनिष्ठा का, पाठ्यक्रम का, या सभी का?
ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है वास्तुनिष्ठता का। ठीक है। 96 अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया, पोलॉव, स्कीनर, थॉर्नडाइक, वॉटसन। ठीक है। प्रभाव का नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा थॉर्नडाइक। प्रभाव का नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 97, कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता? कौन सा युग्म सीखने में, जब हम अधिगम करते हैं तो पुनर्बलन का मतलब हम दोबारा रिपीटिशन करते हैं, इसको नहीं मानता इंपॉर्टेंट। तो स्किनर या हल, टॉलमैन व गुथरी, हल व गुथरी या सभी। तो टॉलमैन और गुथरी ये दोनों पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते सीखने के दौरान। ठीक है। 98 प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, TAT। ठीक है, ये कई बार TAT की फुल फॉर्म आ जाती है, तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है TAT की। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास डैश द्वारा किया गया था, साइमंड, हॉल्ट्जमैन, मुर्रे, बलाक। तो इसका आंसर आएगा मुर्रे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, TAT का विकास। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है, भाषा का जो विकास होता है वो किसका परिणाम होता है? व्याकरण में परीक्षण का, अनुकरण व पुनर्बलन का, अंतर्निहित योग्यताओं का या परिपक्वता का? तो अनुकरण और पुनर्बलन के द्वारा ही हम अपनी भाषा का विकास, बच्चे अपनी भाषा का विकास कर पाते हैं। तो भाषा का विकास जो है ये एक रिजल्ट है किसका? अनुकरण व पुनर्बलन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। शब्द समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है, समान परीक्षा प्रश्न से, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण से या सामूहिक निर्देशन से। शब्द समान तत्व का संबंध जो है वो किससे है? सामूहिक निर्देशन से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 101, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया, इंफॉर्मेशन प्रोसेस। सूचना प्रक्रिया, इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह क्या है? व्यवहारवाद के सिद्धांत से है, संज्ञानात्मक सिद्धांत से है, सहचार्यवाद से है, गेस्टॉल्ट से है। तो इसका आंसर रहेगा संज्ञानात्मक सिद्धांत से किसका संबंध है? इंफॉर्मेशन प्रोसेस का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 101 हो गया, 102। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का भाग है। विद्यार्थियों की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं। कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है, तो अधिगम का क्या है? भाग है। अगर हम गलती करेंगे तो तभी हम उसको सही करने के बारे में सोचेंगे। अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम उसको सही करने के बारे में नहीं सोचेंगे। तो त्रुटियां जो है अधिगम प्रक्रिया का क्या है? एक भाग है, एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 103, प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है? आंशिक क्रिया, बहुअनुक्रिया, मनोवृत्ति, सहचार्य परिवर्तन। तो इसका आंसर रहेगा बहुअनुक्रिया। बहुअनुक्रिया के अंदर क्या आता है? प्रयास व त्रुटि का नियम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षण है। शिक्षा मनोविज्ञान मन का शिक्षित विज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र की एक शाखा है। मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं जिसमें से शिक्षा विज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान एक हिस्सा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 105, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं। ब स 3 विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, जिनका अलग अलग लक्ष्य है। 3 बच्चे हैं, तीनों का लक्ष्य अलग अलग है। क्या है? विषय रोचक है, यानी कि उसको इंटरेस्ट है पढ़ने का, वह भावी जीवन में काम आएगा। वह यह सोच के पढ़ता है कि जो कुछ पढ़ूंगा मैं आगे काम में लाऊंगा। ब कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करता है। ब चाहता है सिर्फ उसका क्लास में पहला पोजीशन है, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो उसके काम आएगा नहीं आएगा। स परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाए, बस स चाहता है कि सिर्फ पास हो जाए, पासिंग मार्क्स मिल जाए।
तो निष्पादन, निष्पादन, उपेक्षा और वह निपुणता का सही क्रम बताइए। तो इनमें से निष्पादन कौन सा है, निष्पादन की उपेक्षा कौन कर रहा है और निपुणता। तो सबसे पहले तो निष्पादन यानी कि जो सिर्फ चाहता है बस एवरेज एवरेज हो, तो वो हमारा है यहाँ पे मतलब जो सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ रिजल्ट पाना चाहता है, ठीक है, उसका उपयोग नहीं करना चाहता, तो वो कौन सा है, ब। निष्पादन का मतलब है कि वो सिर्फ पाना चाहता है। निष्पादन उपेक्षा यानी कि उसको रिजल्ट से मतलब नहीं है कि उसका पहला आ रहा है दूसरा आया है, यानी उसको सिर्फ पास होने से मतलब है, तो निष्पादन उपेक्षा, तो वो कौन सा है हमारा स। और निपुणता यानी जो अपने आप को पूरी तरह से निपुण करना चाह रहा है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, अ। तो हमारे पास ये रहेंगे ब स अ, ये फोर्थ ऑप्शन इसका रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोविज्ञान के ने शिक्षा शास्त्रियों का अध्ययन शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए मनोविज्ञान ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्र, किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया है, कॉलर ने, फ्रॉयड ने, रूसो ने, स्किनर ने। तो इसका आंसर रहेगा रूसो ने। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम किसका है, पुनर्बलन का, उद्दीपन अनुक्रिया का, समग्राकृत प्रत्यक्षीकरण का, उद्दीपन सामान्यीकरण का। तो समग्राकृत प्रत्यक्षीकरण का क्या है, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह क्या है, अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता, उपयोग सभी। तो अभिवृद्धि है, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है शिक्षण पर, शिक्षक पर, वातावरण पर, पुनर्बलन पर, अधिगम सामग्री पर। तो क्रिया प्रसूत यानी कि हम क्या करते हैं, स्टिमुलस देते हैं और स्टिमुलस की वजह से वो कोई रिस्पॉन्ड करता है, कोई काम करता है, तो वो है पुनर्बलन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है, ठीक है। क्या अनिवार्य है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग, व्याकरणिक संकल्पनाओं का अधिकाधिक अभ्यास, एकाकी शिक्षण में सभी की भागीदारी, भाषा कौशलों का उपयुक्त अभ्यास। तो इसका आंसर रहेगा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। किसके अंदर आता है, समावेशी शिक्षा के अंदर, जब हम भाषा शिक्षण के लिए उसे उपयोग करते हैं, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुकरण में पुनर्बलन निर्भर करता है, ये फिर मतलब ये ध्यान रखना है आपको, क्रिया प्रसूत अनुकूलन पुनर्बलन, ये शब्द याद रखने हैं, ये कई बार आ चुका है। उद्दीपक की प्रकृति पर निर्भर करता है जो पुनर्बलन लग रहा है, या अनुक्रिया की प्रकृति पर, या दोनों के ऊपर, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो अनुक्रिया कर रहा है उसकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि जो पुनर्बलन है वो कितना तेजी से होगा और कितना फास्ट होगा। विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया है, डार्विन ने, सॉर्सन ने, पोलॉव ने, कोई नहीं। तो डार्विन ने हमें दिया था विभिन्नता का नियम कि कितने अलग तरह की स्पीसीज हैं हमारे अर्थ में। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है, कोहलर का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, हॉल का सिद्धांत और थर्स्टन का सिद्धांत। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए जो उपयोगी सिद्धांत है वो कौन सा है, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षण के बारे में दिया है, तो इसी वजह से उनका ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ था, गेस्टाल्ट संप्रदाय का, प्रेरक संप्रदाय का, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय का, सहचार्यवाद संप्रदाय का। तो गेस्टाल्ट संप्रदाय का जो विकास है वो कब हुआ था, 1912 के अंदर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होते हैं। किस तरह के जो ऐच्छिक व्यवहार है, जो उसके रिजल्ट आते हैं उसके रिजल्ट की वजह से शक्तिशाली भी हो सकते हैं, और जो उसके परिणाम है उनकी वजह से क्या हो सकते हैं, कमजोर भी हो सकते हैं, तेज भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं। तो वो कौन सा व्यवहार है,
प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत, सूझ, अधिगम, स्वतः अधिगम। तो क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत क्या कर सकती है, आपको आपके व्यवहार को शक्तिशाली बना सकते हो और आपके व्यवहार को कमजोर भी बना सकती है। जेम्स ट्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? ठीक है, अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। तो शुद्ध विज्ञान माना है इसने मनोविज्ञान को। सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है? सीखने के गति क्षेत्र से, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र से, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र से। तो करना, किसी काम को करना, यानी कि हम उसको क्या दे रहे हैं, गतिक क्षेत्र दे रहे हैं, एक गति प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए सीखने का गतिक क्षेत्र इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से चिपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? चिपैंजियों पे किसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था? कॉफका द्वारा, वर्दी मायर द्वारा, कोहलर के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो कोहलर ने चिपैंजीज के ऊपर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, गृह में। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास जो है वो कहाँ पे हो सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सुवक्ता होना। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है, महत्वपूर्ण जो है वो है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। तो ही हम शिक्षण को सुलभ बनाएंगे। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है। अनुभव के द्वारा अगर हम अपने व्यवहार के अंदर बदलाव ला रहे हैं तो वो क्या है? अभिप्रेरणा है, समायोजन है, सीखना है या चिंतन है? तो सीखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन किसका है? तो गेट्स का है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है ये घुमा के। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं चाहिए? सीखने के पठार यानी कि जब हम सीखते हैं तो हम कभी तेज सीखते हैं, कभी धीमे सीखते हैं। तो वहां पे क्या आता है? पठार का निराकरण। निराकरण यानी कि एकदम स्ट्रेट लाइन आता है, यानी कि हम एक लिमिट तक सीखेंगे, उसके बाद हम सीखते नहीं है, हमारा कोई भी नया मतलब हम आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, यानी हमने जो अक्ष सीख लिए तो उसके आगे हम और सीखना नहीं चाहते। ठीक है, तो उसको बोलते हैं निराकरण। तो इसका क्या है? सीखने वाले को प्रेरित या प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो और सीखे। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो अच्छे। हमें उसे दंड देना चाहिए कि तुमने और क्यों नहीं सीखा, हम तेरे को दंड देते हैं। या इसके कारणों का अध्ययन कि वो क्यों नहीं सीख रहा है, हमें ये पता लगाकर उसको मतलब सीखने के लिए हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो ये है, ये नहीं होना चाहिए। दंड देने का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसे प्रोत्साहन करना चाहिए, उसके लिए एक अच्छी विधि ताकि इंटरेस्ट ले सके वो उसके अंदर, और उसका कारण कि वो क्यों नहीं आगे सीखना चाहता। इनसे हम क्या कर सकते हैं? पठार का निराकरण कर सकते हैं। जिस वक्र रेखा से प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? जब हम सीखते हैं तो हम पहले तो बहुत तेजी सीखते हैं, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे सीखते हैं किसी भी चीज को। तो इस तरह के वक्र यानी इस तरह का जो हमारा कर्व आता है, ग्राफ आता है, उसको क्या कहते हैं? उनतोतर कर्व, उनतोदर कर्व, नतोदर कर्व, मिश्रित वक्र रेखा या रेखा नहीं होती है। तो हम इसे क्या कहेंगे? उनतोदर वक्र कहेंगे। ठीक है, पहले तेजी से सीखना और फिर धीमे सीखना। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण, इनमें से कोई नहीं। अनुबंधन की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले हम क्या देते हैं? उत्तेजना देते हैं, यानी किसी की चीज के प्रति आपको स्टिमुलस दिया जाता है, उत्तेजित किया जाता है, तभी आप उस काम को करने की इच्छा प्रकट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? किसी के भी ध्यान को
ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। उद्दीपक की स्थिति, आवश्यकता, दोनों या एक अथवा दो और दोनों ही। ठीक है, तो ऐसा आवश्यकता है, आवश्यकता से हम क्या कर सकते हैं, अपना ध्यान केंद्रित कर सकते नहीं, मुझे इस चीज की जरूरत है, तो आप जैसे आपके सामने वो चीज आएगी तो आप उसकी तरफ देखने लग जाओगे। उद्दीपक की स्थिति यानी कि जो जिसको हम स्टिमुलस दे रहे हैं उसकी आंतरिक दशा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है, आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, शारीरिक विकास से या संपत्तियों के निर्माण से। तो हमें पता है मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं उनकी वजह से होती हैं। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर शब्द डैश शब्द का प्रयोग किया जाता है, स्वेग, आवश्यकता, भावना, प्रत्यक्षीकरण। तो अभिप्रेरणा यानी कि हमें जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है या हम प्रेरणा लेना चाहते हैं तो उसके लिए अक्सर किसका शब्द का आवश्यकता का उपयोग किया जाता है, क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी तभी हमें अभिप्रेरणा की जरूरत होगी। बच्चों में संवेदनात्मक समायोजन प्रभावी होता है, व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या सभी में। तो सभी आएगा। संवेदनात्मक जो समायोजन है उसको प्रभावी बनाते हैं व्यक्तित्व, अनुशासन और कक्षा के अंदर जो भी शिक्षण दिया जाता है, ये तीनों के तीनों मिलकर। अधिगम के प्राक्रम में अभिप्रेरणा क्या है? सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम को नए अधिगम से विभेदित करता है, एक दिशीय रूप में सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा क्या करता है कि नया सीखने के लिए हमारे अंदर क्या करता है, इंटरेस्ट को बनाता है। ठीक है, इसीलिए हम उसे अभिप्रेरणा के अंदर मानते हैं। एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, यानी एक स्टूडेंट है वो उसकी जो फाइनेंशियल स्टेट है, यानी कि वो अधिक रिच है या कम रिच है, उसके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ता है अधिगम के ऊपर। अमीर छात्र अधिक अधिगम करता है, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। गरीब छात्र का अधिगम कम होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा किसी प्रकार का प्रभाव। अगर आप इंटेलिजेंट, तो अगर आपके अंदर रुचि है तो आप अच्छे से अधिगम करोगे, अगर आपके अंदर रुचि नहीं है तो आप अधिगम नहीं करोगे। तो इसका प्रभाव किस तरह का, आपकी इस फाइनेंशियल स्टेट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता आपके अधिगम के ऊपर। काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? स्किनर ने, हेमरगर्टी ने, सिगमंड फ्रायड ने, थॉस्टन ने। तो सिगमंड फ्रायड ने क्या दिया था, काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल दिया था। तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? तत्परता का जो नियम है अधिगम के जो नियम है वो 3 तरह के होते हैं, मुख्य, सहायक और गौण। तो तत्परता का नियम किसके अंदर आता है? मुख्य नियम के अंदर आता है। ठीक है, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है? तत्परता को है, अभ्यास को है, काम प्रवृत्ति को है, प्रभाव को है। तो थॉर्नडाइक जो क्या कहता है, वो अभ्यास को सबसे अधिक मानता है कि हम जितना ज्यादा हम अभ्यास करेंगे किसी चीज के अंदर, हम उतना ही ज्यादा उसको सीख पाएंगे। ठीक है, ये थॉर्नडाइक का मानना है। अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? स्किनर द्वारा, हॉल द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा, थर्स्टन द्वारा। इसका आंसर रहेगा थॉर्नडाइक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? शिक्षकों के, दोस्तों के, माता पिता के, उपरोक्त सभी। तो सभी के अनुकरण करने से बच्चे को नया ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक के ना करे या खाली दोस्त के करे, इन सभी को अगर अनुकरण करेगा तो उसे क्या होगा, हर प्रकार का नया ज्ञान प्राप्त होगा। अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं, स्पष्ट होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, सामान्य होते हैं या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो स्पष्ट होते हैं, विचार तो हमारे स्पष्ट होते हैं। सन 1879 में वुड ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया?
वुंड ने कौन सी व्यवहारिक विधि का यूज किया था? जीवन वृत्ति विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रश्नावली विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो प्रयोगात्मक विधि यानी उसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टार्ट किया था। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? प्रेरकों का शमन, व्यवहार कुशलता, सभ्यता, अधिगम। अनुकरण एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ये क्वेश्चन घूम के रिपीट हो रहा है, आपने खुद नोटिस किया होगा। निम्नलिखित में से आदत होती है, आदत क्या है? आदत संवेदनात्मक क्रिया है, मूल संवेगात्मक क्रिया है, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति है, या उपरोक्त सभी। तो आदत क्या है? हमारे जितने भी पूर्व अनुभव हैं उनको दोबारा रिपीट करना, उनकी दोबारा पुनरावृत्ति करना ही हमारी क्या होती है? आदत होती है। ज्ञानात्मक अधिगम, गमक अधिगम, संवेदना अधिगम क्या है? ये 3 प्रकार के अधिगम है। ये क्या है? ज्ञानात्मक अधिगम, गमक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम। ये क्या है? अधिगम के प्रकार हैं, अधिगम की अवस्था है, अधिगम की प्रकृति है, अधिगम में स्थानांतरण है। तो ये अधिगम के क्या है? प्रकार है। बीएफ स्किनर का टेट्राफोन किसका आंकलन करता है? टेट्राफोन में हम क्या मापते हैं? किस चीज को मेजर किया जाता है? मानसिक स्तर का, व्यक्तित्व का, अधिगम स्थानांतरण का, उपरोक्त सभी। तो व्यक्तित्व का हम क्या करते हैं? मापन करते हैं, आंकलन करते हैं बीएफ स्किनर के टेट्राफोन के अंदर। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ए क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे? शाखानात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के, अनुकूलित अभिक्रमित अनुदेशन के, श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन के, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा शाखानात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के, ठीक है, जनक थे। साइमन बीने के अनुसार बुद्धि क्या है? पहचानने और सुनने की शक्ति, केवल सुनने की शक्ति, केवल केवल पहचानने की शक्ति, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोनों तरह की, पहचानने और सुनने की शक्ति। किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान कर्ता बनने में सहायता कर सकती है? ठीक है, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौका देने और हल करते समय सहायता करने वाली अध्यापिका। पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने वाली। सभी समस्याओं को सही हल प्रदान करना जो छात्रों के सामने खड़ी है, या समस्या हल करने के लिए पुरस्कार देना। तो इसका आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट, जितनी भी विविध प्रकार की समस्या है उनका समाधान करने का मौका देना बच्चों को, तथा हल करते समय जब उसको सॉल्व कर रहे हैं तो उनकी हेल्प करना कि इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। इस तरह के जो अध्यापक है वो क्या कर सकते हैं? बेहतर समस्या समाधान करता बन सकते हैं। छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार क्या हो सकता है? ठीक है, व्यक्तिगत भेद किस तरह से किया जा सकता है? शिक्षण के नए तरीके द्वारा, आंकलन के नए तरीके द्वारा, बहुआंकलन से, या एक और दो दोनों। तो शिक्षण के जो कई तरीके हैं उनसे हम उनमें भेद ला सकते हैं, और उनके जो आंकलन है उनको मेजर करने का जो तरीका है उसको अलग अलग तरीके यूज करके हम उनमें भेद ला सकते हैं। ठीक है, कि ये बच्चा तेज है, ये बच्चा कमजोर है, या इसको समावेशी शिक्षा की जरूरत है। इस तरह की हम व्यक्तित्व भेद कर सकते हैं। डैश व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आनुवांशिकता, पर्यावरण, या फिर दोनों का मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या। तो व्यक्तित्व के जो विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास, सिंपल अगर विकास आ रहा है वो नहीं, व्यक्तित्व के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो कौन सा है? आनुवांशिकता और पर्यावरण का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल क्या है? प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार और दंड, परिणामों का ज्ञान। तो ऑप्शन हम क्या देंगे? इन चारों ही। बाह्य अभिकरण, बाहर से हम क्या दे सकते हैं? अभिकरण का मतलब हम किस तरह की शिक्षा दे सकते हैं? तो बाहर से हम प्रशंसा कर सकते हैं, दोष भी दे सकते हैं, प्रतिस्पर्धा भी, दो लड़ाई भी करवा सकते हैं हम,
पुरस्कार भी दे सकते हैं, दंड भी दे सकते हैं, और उन्हें उनका रिजल्ट बता सकते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तो उनके रिजल्ट बता सकते हैं। तो चारों प्रकार से ही हम क्या कर सकते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा में ये चारों ही टाइप के हमें शामिल होते हैं। रेवेन का प्रगतिशील साचा, आरपीएम, आरपीएम की फुल फॉर्म, रेवेन का प्रगतिशील साचा, ठीक है, आरपीएम, ठीक है। रेवेन प्रगतिशील सांचा परीक्षण में डैश परीक्षण का उदाहरण है। उसमें किस चीज का परीक्षण किया जाता है, मौखिक बुद्धि लबोध का, सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लबोध का, गैर सामूहिक बुद्धि लबोध का, या व्यक्तित्व का। तो संस्कृति मुक्त बुद्धि लबोध का क्या किया जाता है, उसमें परीक्षण किया जाता है आरपीएम के अंदर। आरपीएम टेस्ट भी बोलते हैं इसको, स्पेशल। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। सीखना कौशलों के संचय के समान है। सीखने को सामाजिक क्रिया सुविधा देती है, ठीक है। तो सीखना जो है हमारी सामाजिक क्रियाओं को क्या देती है, सुविधा देती है, इसीलिए हमारा ये वाला पॉइंट इसका सही रहेगा। नेक्स्ट है 150th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। संवाद, पुरस्कार, व्याख्यान, निर्देशन। तो संवाद जो होता है बच्चों के साथ, वो उन्हें क्या करती है, सीखने के लिए सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्किनर के अनुसार भाषा की अवाप्ति होती है अनुकरण द्वारा, संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा, उद्दीपक अनुक्रिया प्रतिमानों द्वारा, क्लासिक अनुबंधन द्वारा। तो इसका आंसर आएगा क्लासिक अनुबंधन द्वारा। नेक्स्ट है हमारा 152th क्वेश्चन। यहाँ पे हमें सूची दे रखी है। हमारी जो पहली सूची है उसमें क्या है, व्यक्तित्व अंतराल के क्षेत्र की है, और दूसरी जो सूची है वो है उचित लोगों की है, और उनका क्या करना है, सुमेलित करना है इन दोनों को, और नीचे दिए गए जो कूट संकेत है उनसे हमें सही उत्तर याद करना है। तो व्यक्तित्व अंतराल कौन कौन से हैं, ठीक है, सबसे पहले हम इन्हें देखते हैं। आत्मीय क्षेत्र, व्यक्तिगत क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, जन क्षेत्र, ठीक है, ये 4 क्षेत्र हैं। आत्मीय क्षेत्र, व्यक्तिगत क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, जन क्षेत्र। और जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन से हैं, घनिष्ठ मित्र, अभिनेता, पूर्ण अपरिचित, महत्वपूर्ण सरकारी पदाधिकारी, माता पिता, बच्चे, पति पत्नी आदि, सहकर्मी, सामाजिक समूह, सामूहिक मित्र आदि, ठीक है। और हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन और आपको दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमें यहाँ मैच करना है इन्हें। तो सबसे पहले हमारे पास जो है आत्मीय क्षेत्र। आत्मीय क्षेत्र यानी कि जो हमारे सबसे नजदीक होते हैं। सबसे नजदीक हमारे कौन से होते हैं, माता पिता, बच्चे, पति पत्नी, ठीक है। उसके बाद आता है व्यक्तिगत क्षेत्र, यानी कि जब हमारे जो पर्सनैलिटी के बेसिस पे होते हैं, यानी हमारे उसके बाद का जो व्यक्तित्व क्षेत्र, यानी कि जो हमारे नॉर्मल आत्मीय क्षेत्र इसके बाद आते हैं। आत्मीय क्षेत्र के बाद हमारे बेस्ट फ्रेंड्स आते हैं, घनिष्ठ मित्र आते हैं। सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में क्या होते हैं हमारे पास, यानी हमारे जो हमारे सामाजिक क्षेत्र में क्या आएंगे, सामाजिक समूह या मित्र, सहकर्मी जो हमारे साथ काम करते हैं। सामाजिक क्षेत्र यानी हमारा वर्क प्लेस में कौन आते हैं, सहकर्मी आते हैं। जन क्षेत्र यानी कि हम जहाँ जिस एरिया में रहते हैं या हम जिस कंट्री के अंदर रहते हैं वहाँ पे कौन कौन आएगा, तो वहाँ अभिनेता, पूर्ण अपरिचित, महत्वपूर्ण सरकारी पदाधिकारी ने जो जिन लोगों को हम जानते नहीं हैं, मतलब वो लोग आ सकते हैं, या जिनको हम कुछ को जो हमारे बिल्कुल हम जानते हैं लेकिन हम उनके टच में नहीं हैं, ठीक है, इस तरह के लोग इसके अंदर आते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है कि आत्मीय क्षेत्र के अंदर कौन से, ये ऑप्शन ऐसे अलग से भी आ सकते हैं। तो ये एक ही के अंदर कंप्लीट हो रहे हैं आपके, आप यहाँ से देख लेना इन्हें मैच करके। नेक्स्ट है माता पिता से वंशज में स्थानांतरण होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है। जो हमें माता पिता से मिलते हैं, वंशज जो मिलते हैं हमें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं, आनुवंशिकता बोलते हैं, जीन बोलते हैं, या
होम्योस्टेस होम्योस्टेटिसिस कहेंगे। तो हम अनुवांशिकता कहते हैं, जो भी हमें गुणधर्म हमें प्राप्त होते हैं माता पिता से, उन्हें हम क्या कहेंगे, अनुवांशिकता कहेंगे। नेक्स्ट है, बालक का स्वास्थ्य शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। यह कथन है असत्य, क्योंकि शारीरिक विकास किसी भी तरह से दूसरे क्षेत्र के विकास में प्रभावित नहीं करता। गलत हो सकता है क्योंकि शारीरिक विकास में भिन्नता होती है। सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास क्रिया में सबसे ऊपर होता है। सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकास से संबंधित रखता है। ठीक है, तो शारीरिक विकास सही विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आपका बॉडी सही होगा तो आप सही ढंग से दूसरे कार्य में संबंध स्थापित कर पाएंगे, अदरवाइज आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है? मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण मस्तिष्क को। बुद्धि विश्लेषणात्मक रचना और व्यवहारात्मक बुद्धियों के बीच में अंतरक्रिया है। विभिन्न बुद्धियों अपने स्वरूपों के पठन क्रमात्मक है। अनुदेशों को तय करते समय शिक्षा को शैक्षणिक खोज के किसी विशिष्ट सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट, कि जो गार्डनर है उसका बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है कि हमारी ब्रेन के अंदर बहुबुद्धि होती है, यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर बहुत तरह का बुद्धि होता है, बहुत तरह के विकास होता है। तो अगर हमारे एक मस्तिष्क के एक हिस्से में भी अगर क्षति हुई तो वो हमारी सिर्फ एक ही योग्यता को प्रभावित करेगी, ना कि पूरे मस्तिष्क को। यानी हमारे दिमाग में और तो जो हमारे दिमाग के अंदर और भी जो पॉइंट्स है, यानी हमारी और बुद्धि का जो स्वरूप है वो बना रहेगा, उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम करके तैयारी कर रहा है। वह डैश अभिप्रेरित है। किस तरह का अभिप्रेरणा है ये? आंतरिक रूप से है, बाह्य रूप से है, सक्रिय रूप से है, बौद्धिक रूप से है। तो वो इंटरनली अगर वो उसकी पसंद है तो वो आंतरिक रूप से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? आंतरिक रूप से आएगा अभिप्रेरित। अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग संकेत करता है। ठीक है, किस चीज का संकेत करता है? अनुरूपित शिक्षण का, पूर्व अधिगम का, पुनरावृत्ति का, वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता का, छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। ठीक है, तो अधिगम का जो सिद्धांत है जिसमें इसके फोल्डिंग संकेत हम यूज करते हैं, वो हमें क्या करता है? वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता करता है। यानी हम किसी तरह के हम क्या करते हैं? कोड बना देते हैं कि इसका ये कोड है, इसका ये कोड है, तो हम क्या करते हैं? इसकी मदद से अधिगम करते हैं। तो ये वयस्कों के लिए होता है ताकि उन्हें अस्थायी सहायता मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जो भी हम मूल्यांकन करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धियां मापना, यह निर्णय करना कि क्या एक विद्यार्थी अगली कक्षा के लिए प्रोन्नत करना चाहिए, अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना। तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य वही होता है कि हमें अधिगम की कमी, की हमने जो भी लर्न करवाया है उसके अंदर कहाँ गलती हुई है और उसको दूर करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तर्कीय आधार है। किस तरह का आधार है? अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आंकलन करना, मूल्यांकन के अवसरों का अधिकतमीकरण, मानव व्यक्तित्व का समग्र प्रकृति, शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना। तो जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है उसमें क्या होता है? हम एक से अधिक पहलुओं के बारे में क्या करते हैं? आंकलन करते हैं, उनको मापते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही पहलू नहीं मापते हैं, सारे का सारा कंप्लीट मापते हैं।
एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। बच्चों के बीच में किस चीज को बढ़ाता है? प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को, तटस्थता की भावना को। तो सहयोग की भावना, ताकि एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे की हेल्प कर सके। तो ये एक अच्छे अध्यापक का गुण है। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। किस तरह की भूमिका है शिक्षक की? सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित और विज्ञान की और भाषा सिखाने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो सभी कुछ नहीं, बल्कि बच्चों के लिए एक अच्छे सुलभकर्ता की भूमिका होती है। आधुनिक जो अब मॉडर्न हमारी एजुकेशनल टेक्निक है, लर्निंग प्रोसेस है, उसके अंदर हमें क्या होता है, एक अच्छे सुलभकर्ता की भूमिका निभाता है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। ठीक है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए? वो चाहती है कि जो बच्चे इंटेलिजेंट है उन्हें कोई ना कोई उपलब्धि मिले। तो उसे क्या नहीं करना चाहिए? विशेष ध्यान देने के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, यानी वो बच्चे इंटेलिजेंट है तो उनके क्लास वालों से उन्हें अलग कर देना। उन्हें सृजनात्मकता को समृद्धि के लिए उन्हें चुनौती देना, ताकि उन्हें चैलेंजेस देना, ताकि वो और ज़्यादा बढ़ा सके, अपने अंदर समृद्धि कर सके। गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, यानी कि एजुकेशन के सिवा भी जो और गतिविधियां हैं और जो हमारे प्रोसेस है उनके अंदर उन्हें इंटरेस्ट सिखाना, या तनाव को नियंत्रण करना सिखाना। तो बाकी सभी तो सही है, लेकिन ये जो पॉइंट है, उन्हें अपनी क्लास वालों से अलग करना, समकक्षियों से अलग करना, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, प्रतिद्वंद्विता या द्वेष की भावना जागृत होती है, तो वो उनके शिक्षण को कमजोर कर सकती है, अधिगम को कमजोर कर सकती है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका? पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण के अंतक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल अनुवांशिकता। मानव के व्यक्तित्व का जो विकास है वो किस चीज का परिणाम है? अनुवांशिकता और वातावरण के बीच जो अंतःक्रिया होती है उनका। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उनके साथ किस तरह का बिहेव करना चाहिए? कक्षा के बाद शिक्षकों से मिलने की सलाह दी जाए कि क्लास के बाद आना, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जो बच्चे ज्यादा प्रश्न पूछते हैं उनके लिए क्या है, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो और क्वेश्चन पूछ सके, ताकि उनके डाउट क्लियर हो। ठीक है, इसी से उन्हें संतुष्टि मिलेगी। शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? टीबी नन ने, स्पेसर ने, फ्रॉबेल ने और मॉन्टेंसरी ने। तो फ्रॉबेल ने हमें किसके बारे में बताया था? किंडरगार्टन पद्धति का के बारे में हमें बताया था फ्रॉबेल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है? कौन सा लाइन करेक्ट है यहाँ पर? बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को से संकेत मिलता है कि किस प्रकार का अधिगम, यानी अगर वो गलतियां करते हैं तो हमें ये साइन देते हैं कि उनका कौन सा अधिगम नहीं हुआ है। अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो विद्यार्थियों के भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है। यानी कि अधिगम तभी प्रभावी होता है जब जितने भी शिक्षार्थी उनकी जो भावनाएं, जिस तरह का वो चाहते हैं, सकारात्मक विकास होता है, जिस तरह का वो पोजीशन चाहते हैं, उनके कंफर्ट जोन के अंदर उन्हें करवाया जाए। अधिगम के स्तर पर अधिगम भावनात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। अधिगम मूल रूप से मानसिक गतिविधि है, तो ऐसा नहीं है। अधिगम तभी प्रभावी होगा जब हम शिक्षार्थियों के भावनात्मक, सकारात्मक, संतोषजनक वातावरण के अंदर होंगे, उनके उस स्टेट के अंदर होंगे, तो ही हम अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। नेक्स्ट है, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, तब उस परीक्षा को कहते हैं, क्या कहते हैं? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। इनमें से कोई नहीं। तो वस्तुनिष्ठता किसे कहते हैं? जब मापी योग्यता का सही मूल्यांकन होता है। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक मुख्य नियम है?
शारीरिक विकास का जो है एक मुख्य नियम कौन सा है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और सृजनात्मक विकास से संबंध। द्रुतगामी विकास का जो नियम है वो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी एक। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में स्वीकार्य होती है? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक व साथी, साथी व माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। तो प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है उसमें हम अपने आत्म क्षेत्र के अंदर होते हैं, हमारे आत्म क्षेत्र के अंदर हमारे माता पिता और भाई बहन ही आते हैं। तो ये इसका आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्तित बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ठीक है, परवर्ती बाल्यावस्था के अंदर कौन आता है? 11 से 18 वर्ष के, 18 से 24 वर्ष के, जन्म से 6 वर्ष के, 6 से 11 वर्ष के, 6 से 11, 6 से 12 भी आ सकता है। तो ये आंसर रहेगा इसका। डैश में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन की एक संपूर्ण अवलोकन देती है। ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, इनमें से कोई भी नहीं। तो मापन की जो भूमिका है सीखी कुशलताओं निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन कौन सी देती है? योगात्मक मूल्यांकन। एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूल और डैश से संबंधित है? अभिज्ञान, मानसिक निरूपण, समझौता, समायोजन। एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूल और डैश समझौते से संबंधित है। अपनी कक्षा में एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षा बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? एक विद्यार्थी है, उसके एक तरह की हैबिट है, उसको चेंज करना है तो क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के साथ कड़ाई से पेश नहीं, कड़ाई का मतलब उनसे रूडली बिहेव करना चाहिए। कक्षा में अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाने के लिए कहना, यानी और स्टूडेंट्स को कहना चाहिए आप उससे दूर रहें, इसके पास ना जाए। या फिर जिस ग्रुप के अंदर वो है उन सभी की प्रवृत्ति बदल दे, या विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको किसी बच्चे के अंदर उसके बिहेव को चेंज करना है तो वो जिस समूह के अंदर है यानी जिस कक्षा के अंदर है उस कक्षा के सभी बच्चों की प्रवृत्ति ही बदल दे, उनके अंदर कोई और थॉट डाल दो तो वो उस प्रवृत्ति को नहीं दोबारा यूज करेंगे। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? भाटिया बैटरी का जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है? व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए, बुद्धि के, सृजनात्मक या विकृति? तो बुद्धि का जो परीक्षण होता है वो किसके अंदर होता है? भाटिया बैटरी के अंदर होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित है, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित है, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित है। बुद्धिलब्धि जो है वो हमारी जो भी आयु है, ठीक है, कालानुक्रमिक आयु जो है यानी जो हमारी प्रेजेंट एज है, जो हमारी बॉडी की जो एज है उसके व्युत्क्रमी संबंध यानी उसके व्युत्क्रम में आती है। ठीक है, तो यहाँ आज हम इतने क्वेश्चंस करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।